गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपको जो है एएलपी सीवीटी 2 की क्लासें जो हैं आपके लिए कराई जा रही हैं, जिसमें दोस्तों आपकी जितनी भी ट्रेड हैं और उन ट्रेडों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, यानी जितने भी आपके पेपर हुए हैं दोस्तों, वो सारे पेपर मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके लिए कराए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों एएलपी सीवीटी 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो बातें करने वाले हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, वो है दोस्तों आपका रिगर ट्रेड। रिगर ट्रेड में जो आपकी साइंस पूछी, ये पार्ट ए है आपका, जिसमें कुछ साइंस पूछी गई थी। वो सारे साइंस के जो क्वेश्चन थे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और वीडियो पर दोस्तों आपको लास्ट तक बने रहना है। हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और इसमें जितने भी आपके रिगर ट्रेड से दोस्तों पार्ट ए से रिलेटेड जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं या जीके के, वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी की। वो वीडियो पर जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों आपको यही पता होगा कि मैं ग्रुप डी के लिए दोस्तों ये आपके लिए स्पेशल थ्योरी और उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस क्लास, दोनों चीज़ें ही आपके लिए चलाने वाला हूँ, जो कि आपकी 1 तारीख से आपको उपलब्ध करा दी जाएंगे। और रेगुलर आपको वो क्लासें मिलती रहेंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और वही कंटेंट आपके लिए दिया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न था, यहाँ आपसे पूछा गया था, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। शुष्क सेल जो होता है उसमें ऊर्जा जो होती है वह किस रूप में संग्रहित रहती है। तो ये रहती है दोस्तों आपकी रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया था, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो प्रजनन में फूलों में आवश्यक अंग कौन कौन से हैं दोस्तों प्रजनन के लिए। एक तो पुंकेसर, एक स्त्रीकेसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज में परिवर्तित होता है। बीज में परिवर्तित होता है, मतलब कौन सी एक चीज है जो बीज में परिवर्तित होती है पौधे की। तो यह है दोस्तों आपका बीजाणु। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो कौन सा पदार्थ है दोस्तों वो आपका प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। एकल आवृत्ति की आवाज़ को, तो एकल आवृत्ति की आवाज़ जो है दोस्तों ये कहलाती है आपकी टोन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं हम दोस्तों जड़त्व का नियम, जड़त्व इसे हम कहते हैं। और देखिए दोस्तों, आपने गति के 3 समीकरण आपने पढ़े होंगे और 3 नियम भी आपने पढ़े होंगे। और जो पहला नियम है दोस्तों न्यूटन का गति का, वो क्या है कि एक कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए, या फिर वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए।
इसे ही दोस्तों हम जड़त्व का नियम कहते हैं। और वही आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और इसी से दोस्तों हमें बल की परिभाषा जो है दोस्तों, आपको याद रखना है, बल की परिभाषा हमें किस फॉर्मूले से, किस वो क्या है दोस्तों, किस नियम से मिलती है, गति के फर्स्ट नियम से। ठीक है, अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो ये करता है दोस्तों कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे का कठोर और मजबूत पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो कौन सा दोस्तों, स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, किसी परपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा दोस्तों, ये होता है आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की गति के प्रवाह के द्वारा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह नहीं होगा किसी भी वस्तु में जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित नहीं होंगे, तो करंट तो प्रवाहित होगी नहीं, और करंट को ही हम धारा कहते हैं। तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, बिना करंट के इलेक्ट्रॉनों की दोस्तों, बिना इलेक्ट्रॉनों की गति के कोई भी किसी भी वस्तु में कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और आपको याद रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की गति जे थॉमसन ने की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन बादशाह है, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक नहीं था। तो ये नहीं था दोस्तों आपका उस्मान अली खान, बाकी अबुल फजल इब्न मुबारक, फकीर अजीउद्दीन और राजा टोडरमल, ये तीनों ही जो है दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से आते थे, यानी अकबर के नवरत्नों में से ही एक थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो किसका करती है दोस्तों, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है पीएच स्केल जो होता है, इसकी खोज किसने की दोस्तों, सोरेनसन ने, जिसमें दोस्तों मध्य में होता है 7, इधर घटता हुआ क्रम होता है, जैसे 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से। इधर आपका दोस्तों बढ़ता हुआ होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, इस प्रकार से होता है। 7 पर क्या होता है दोस्तों, कोई भी पदार्थ हो अगर उसका पीएच मान 7 हो तो वह हमेशा उदासीन होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, ये 7 से 14 में की हुई वृद्धि, अगर 7 से 14 हो रहा है तो OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगी, OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगी, तो इसका मतलब जो पदार्थ है जिसकी सांद्रता बढ़ रही है वो क्षारीय है। तो आपका यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमेशा जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो जो है दोस्तों OH माइनस आयन सांद्रता, उनके OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, यानी जो है OH माइनस सांद्रता, OH माइनस जो है हाइड्रोनियम आयन जो है वो त्यागते हैं, OH माइनस आयन वो त्यागते हैं। अगर वो 7 से कम हो रहे हैं तो अम्लीय होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वो H धनायन ये त्यागते हैं, अम्लीय, और क्षारीय क्या त्यागते हैं, OH माइनस। और आपको याद रखना है दोस्तों, आवर्त सारणी में जितने भी आपके ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है
उनके सभी धातुओं के हाइड्रोक्साइड, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, एक होगा। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो किसके माध्यम से दोस्तों? देखिए, इसका फॉर्मूला बनता है, आवेश का फॉर्मूला होता है दोस्तों आवेश का नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या आपको कभी निकालनी हो तो आपको याद रखना है किस प्रकार से आपको निकालनी है, कितनी विद्युत धारा जो है प्रवाहित की गई। तो विद्युत धारा का मान क्या है दोस्तों? I, और कितने समय में की गई, यानी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की गई और कितने समय में की गई। ठीक है दोस्तों, और ये जो विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, इसे प्रवाहित करने में जो है दोस्तों आपका कितना आवेश, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, कितने आवेश का जो है ऊर्जा, कितना आवेश इसे देना पड़ा है, कितना आवेश जो है प्रवाहित हुआ है इतने समय में, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहन हुआ है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों प्रवाहित हुए हैं इतने समय में। जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए हैं, यानी आवेश क्या है उसका। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो हमेशा ये फॉर्मूला आपको याद रखना। और दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलवाई जाती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने का फॉर्मूला है I यानी दोस्तों धारा, T यानी समय, और E बटे आवेश। E यानी आवेश, यानी विद्युत धारा इंटू समय बटे आवेश। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो कौन सा है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। बाकी मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, ये आपके क्या है दोस्तों? क्षारीय। बाकी सोडियम कार्बोनेट आपका दोस्तों अम्लीय है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो देखिए दोस्तों, सोडियम हुआ आपका, कैल्शियम हुआ, एक आपका दोस्तों पोटेशियम हुआ। ये 3 तत्व ऐसे हैं पूरी आवर्त सारणी में दोस्तों कि ये गर्म से भी अभिक्रिया करते हैं और ठंडे से भी अभिक्रिया करते हैं, यानी इनके लिए किसी भी प्रकार का जो है पदार्थ हो, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, किसी से भी ये अभिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन एल्युमिनियम जो है दोस्तों, ये किसी से भी, किसी प्रकार का जो पानी है उससे अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों प्रश्न जो है अभी जो आपका एलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर ये पूछा गया है, और एएलपी सीवीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसका सीरीज होता है दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, यहाँ आपसे पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, ये आपकी आवर्त सारणी है। यहाँ पर आपकी एक रेखा होती है, जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार से तो होती है आपकी, ये इस प्रकार से धातुएं होती हैं और यहाँ से इस प्रकार, तो यहाँ पर ये आपका आवर्त होता है, इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर जो ये लाइन है दोस्तों, ये इसे जिगजैग लाइन कहते हैं, जो धातु और अधातुओं को अलग करती है और जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों उपधातु। ठीक है, तो इसके इधर साइड में बाईं ओर हमेशा आपको पता है दोस्तों धातुएं मिलेंगी आपको, उधर और इधर जो है, इधर इसके इस साइड अधातु मिलेंगी। तो बाईं ओर कौन सी मिलती हैं दोस्तों? धातुएं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
यहाँ आपसे पूछा गया था 1 वाट किसके बराबर है, यानी 1 वाट किसके बराबर है, तो यह है दोस्तों 1 जूल प्रति सेकंड के। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है, द्रव्यमान के आधार पर, तो ये जाता है दोस्तों दिमित्री मेंडलीव को, क्योंकि इन्होंने दोस्तों परमाणु को द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया। लेकिन बाद में क्या है दोस्तों, न्यूलैंड्स आए और इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्हें जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया, यानी टेबलों में सजाया। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है, तो कौन सा है दोस्तों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी दोस्तों उभयधर्मी। तो इस आपको याद रखना है दोस्तों, जो अम्लों की जैसी प्रकृति दर्शाते हो, क्षारों की जैसी भी, तो इस प्रकार के पदार्थ जो हैं दोस्तों ये कहलाते हैं आपके एम्फोटेरिक, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है आपका दोस्तों Al2O3, ठीक है दोस्तों। एक होता है PbO3, एक होता है दोस्तों आपका H2O। ये 3 एग्जाम्पल तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है Al2CO3। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिस प्रकार से आपसे ये पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी आपकी दालें होती हैं ना, सोयाबीन भी एक दाल है, और जितनी भी दालें हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, आपकी मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में इनकी फसल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपके कुछ प्रश्न थे जो पूछे गए थे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है, और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।